हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज डीपीपी नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द रेट ऑफ हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय द इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटिंग एंड एक्सीलरेटिंग इफेक्ट अकरिंग इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या पूछा जा रहा है आपसे न्यूरल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है और आपसे यह पूछा जा रहा है कि आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करने और डिक्रीज करने के लिए आपका जो ब्रेन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए जो स्पेशल न्यूरल सेंटर आपके ब्रेन में होता है वो किस पार्ट ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो आपको उस पार्ट का नाम बताना है जहां पर स्पेशल न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन ए है सेरिबेलम, ऑप्शन बी है डायएन्सेफेलॉन और ऑप्शन सी है मेड्यूला, ऑप्शन डी है पॉन्स। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेरिबेलम जो है वो हमारे हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है। डायएन्सेफेलॉन ये पार्ट जो है वो हमारे फोर ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके फोर ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक सेरेब्रम और दूसरा डायएन्सेफेलॉन। ऑप्शन सी में जो मेड्यूला दिया गया है ये आपके हाइंड ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जबकि ऑप्शन डी में जो पॉन्स दिया गया है ये भी आपके हाइंड ब्रेन का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम सभी को यह पता है कि हमारे हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन के मेड्यूला में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जिसको आप कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहते हैं और ये सेंटर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू दो डिफरेंट वे में आपके हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। एक वे है सिंपैथेटिक और दूसरा वे होता है पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक वे के थ्रू आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपनी सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व्स एंडिंग से रिलीज करता है नॉर एड्रेनालिन, जिसको आप नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, जिससे आपके हार्ट बीट इंक्रीज होती है, जिससे आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट की इंक्रीज होती है, जिससे आपके हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। और ऐसा आपका ब्रेन कब करता है? जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या आप रनिंग करते हैं, उन इमरजेंसी कंडीशंस में आपका ब्रेन आपके हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को इनहैंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्व एंडिंग से रिलीज होता है एसिटिल कोलिन, जो कि आपके हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, आपके हार्ट की कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए मैंने बहुत सारा आपको डिटेल्स बता दिया, यानी कि ऑल ओवर न्यूरल रेगुलेशन ही मैंने आपको समझा दिया है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपको समझ में आ चुका है, मेड्यूला है। तो हमारे हाइंड ब्रेन में एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको हम मेड्यूला कहते हैं और मेड्यूला में एक स्पेसिफिक न्यूरल सेंटर है जिसको आप कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहते हैं, जो आपके हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को इनहिबिट और एक्सीलरेटिंग इफेक्ट के थ्रू रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द हॉर्मोन्स एंड सीक्रेटेड बाय द, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में वो दो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो कौन से हैं और वो जिस पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलीज होते हैं या ग्लैंड के जिस पर्टिकुलर पार्ट से रिलीज होते हैं वो ग्लैंड का पार्ट कौन सा है। तो चार ऑप्शंस हैं यहां पर। पहला एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। तो ये तो गलत हो जाता है, क्यों? ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोनल रेगुलेशन की मेथड है उसमें मेड्यूला ऑफ एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसमें से एक का नाम है एड्रीनल और दूसरे का नाम है नॉन एड्रीनल। एड्रीनल को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रीनल को हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, यानी कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन यानी कि नॉर एड्रेनालिन और उसके बाद मेड्यूला पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूरल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। न्यूरल रेगुलेशन पर से एक बार और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। चारों स्टेटमेंट जो है वो न्यूरल रेगुलेशन के रिगार्डिंग है।
पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कार्डियक सेंटर लाई इन मेडुला ऑफ द ब्रेन, तो हम सभी जानते हैं कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्डियक सेंटर या कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो कि एक स्पेसिफिक न्यूरल सेंटर है वो आपके हाइंड ब्रेन के मेड्यूला पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो आपके हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। बी ऑप्शन है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स एक्सीलरेट द रेट ऑफ हार्ट बीट, बिल्कुल सही दिया गया है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके हार्ट बीट को इंक्रीज किया जाता है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स जो हैं वो एसिटिल कोलिन को रिलीज करते हैं कार्डियक मसल्स पर, जिससे कि आपके हार्ट की हार्ट बीट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तीसरा नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है, और ये आपके हार्ट की स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट को, हार्ट बीट को क्या कर देता है, इंक्रीज, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो न्यूरल रेगुलेशन के रिगार्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, तो मैं आपको बता सकता हूं, इसको हम कह सकते हैं CAD, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज का दूसरा नाम होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, और हम सभी जानते हैं कि इस डिसीज में कोरोनरी आर्टरी जो है उसके इनर वॉल पर, इनर साइड पर आप देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यूज या फिर फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे कि ये आर्टरीज की जो ल्यूमेन है, अंदर का स्पेस है, उसका डायमीटर कम हो जाता है, और इस वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है यहां पर। अगले ऑप्शन को हम देखते हैं, हाई ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ब्रैकेट में LDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, तो बिल्कुल सही है। आपके ब्लड प्लाज्मा में अगर कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके कोरोनरी आर्टरीज के इनर साइड पर, वॉल के इनर साइड पर कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बढ़ जाएगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन एट द इनर वॉल ऑफ आर्टरी, तो कोरोनरी आर्टरी के इनर वॉल पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस के केसेस में, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपरली कार्डियक मसल्स तक नहीं जा पाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज को डिफाइन करने के लिए बिल्कुल सही है, एथेरोस्क्लेरोसिस को डिफाइन करने के लिए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ द सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mmHg, यानी कि अगर सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है और डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको आप रेस्टिंग प्रेशर भी कहते हैं, वो 80 mmHg है, तो बताइए पल्स प्रेशर क्या होगा। तो पल्स प्रेशर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। पल्स प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पल्स प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस होता है, और ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि जब भी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लिटरली नेट कितना फोर्स जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टोलिक प्रेशर में से अगर आप डायस्टोलिक प्रेशर को माइनस कर दें तो जो भी आंसर आपको मिलेगा वो पल्स प्रेशर होगा, यानी PP। तो हम यहां पर पहले ऑप्शन में देख रहे हैं 120 को 80 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये तो यहां पर गलत हो जाता है। पल्स प्रेशर का मतलब होगा सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शन बी में यहां पर सम टोटल किया जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में यहां पर सिस्टोलिक प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर से माइनस करके आंसर 40 mmHg निकाला जा रहा है। दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, वो है ऑप्शन सी। क्लियर? तो हमेशा याद रखिए पल्स प्रेशर का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर में से माइनस कर दीजिए डायस्टोलिक प्रेशर को, और जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होगा पल्स प्रेशर, जो रिप्रेजेंट करेगा कि आपका हार्ट हर बार जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कितना नेट फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा। अगला क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोट्स। आपको एक यहां पर टेबल दी जा रही है,
इस टेबल में ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। आपको कॉलम 1 में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनको कॉलम 2 से करेक्टली मैच करना है, और मैच करने के बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको मुझे बताना है। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम सभी जानते हैं हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि आपका जो हार्ट होगा वो इनफ यानी कि इफेक्टिवली प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा जितना आपके बॉडी की जरूरत है, आपके बॉडी की नीड है, और इसकी सही मैचिंग जो है वो होती है कॉलम 2 में 4th नंबर के ऑप्शन के साथ। चलिए, कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है, हम सभी जानते हैं, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, यानी कि आपका हार्ट बीट करना स्टॉप कर दे तो आप उसे क्या कहेंगे? कार्डियक अरेस्ट, जो कि हार्ट फेलियर से बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? तो आपके हार्ट अटैक का मतलब है कि आपके हार्ट की मसल्स जो हैं वो सडनली डैमेज हो जाती हैं क्योंकि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होता है। आप इसे डिफाइन करेंगे हार्ट अटैक के लिए, और इसके लिए कॉलम 2 में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट मैच होगा। डी यहां पर जो दिया गया है कॉलम 1 में वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि CAD, और इसका मतलब क्या होगा? तो CAD को ही आप एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी कि कॉलम 2 का ऑप्शन जो 3 है वो इसके लिए करेक्ट मैच होगा। एंजाइना पैक्टोरिस का मतलब क्या होगा? चेस्ट पेन ड्यू टू इनएडिक्वेट O2 रीचिंग द हार्ट मसल्स। तो आपकी हार्ट की मसल्स को अगर एफिशिएंटली सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप उस कंडीशन को एंजाइना कहते हैं, और उसमें आपके चेस्ट में पेन होगा। तो यहां पर करेक्ट मैच है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट मैच है, जिसमें ए का मैच है 4, बी का मैच है 5, सी का मैच है 1, डी का मैच है 3 और ई का मैच है 2, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं ऑप्शन ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर्स इन द ECG, यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है यानी कि हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब आप क्या मानेंगे? हार्ट अटैक। क्लियर? अगर किसी इंडिविजुअल को हार्ट अटैक हो रहा है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है, तो उसका जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन होगा उसमें आपको क्या डेविएशन देखने को मिलेगा, क्या एबनॉर्मेलिटी आपको देखने को मिलेगी? तो 2 चीजें आप अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देखते हैं और उसमें आपको अगर 2 डेविएशन देखने को मिलते हैं, नंबर 1 ST सेगमेंट एलिवेशन, अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ST सेगमेंट एलिवेट हो रहा है यानी कि ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये इंडिकेट करेगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन को। और दूसरा जो आपको डेविएशन देखने को मिल सकता है वो ये कि जो QR वेव होगी वो इलोंगेटेड या एनलार्ज होगी। ये दोनों चीजें इंडिकेट करती हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन को। तो आपके 4 ऑप्शंस में आप देखेंगे ऑप्शन सी में साफ साफ लिखा हुआ है एलिवेटेड ST सेगमेंट, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनमें से सत्य यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, 80 जो कि डायस्टोलिक प्रेशर है इन mmHg इज कंसिडर्ड हाई एंड रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक mmHg ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल और इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल हेल्दी हैं। एंड अगला ऑप्शन है 155 mmHg इज कंसिडर्ड एन आइडियल ब्लड प्रेशर। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको आप लो ब्लड प्रेशर कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये 120 से कम है और यहां पर ये डायस्टोलिक प्रेशर में बात करें तो 80 से बहुत कम है, तो ये लो ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करेगा। ऑप्शन सी 105/50 mmHg मेक्स वन वेरी एक्टिव, बिल्कुल गलत, ये लो ब्लड प्रेशर है और ऐसे कंडीशन में कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को एक्टिव फील नहीं करेगा। एंड ऑप्शन डी है 110 यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है 190, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है 110 mmHg में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। तो बिल्कुल सही चीज है, अगर आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन है तो आपका ब्लड प्रेशर 140, 90
से ज्यादा या इतना हो सकता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर अगर 140, 90 या इससे ज्यादा है तो आप उसे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कंसीडर करेंगे। और अगर ये कंडीशन को ट्रीट ना कराया जाए तो इससे आपके बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन एंड किडनी, इनके डैमेज होने के, इनको हार्म पहुंचने के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपको मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन डी। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए न्यूरल रेगुलेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस थे, या कार्डियक रेगुलेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे, कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन के ऊपर एंड डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, वो सभी के सभी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको इन सभी को बहुत प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो आपको कॉमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे ज़रूर बताना है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।